नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए प्रैक्टिस पेपर में फिर से शुरुआत करते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरादेव, सेनुवार, शोहगौरा, कौशाम्बी। तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण आपका मिला है, अनुमान लगाइए, लहुरादेव से। और इस प्रश्न में मित्रों दो बातें याद रखने लायक हैं। एक तो जब भी धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा लहुरादेव, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है तो वो होगा नवपाषाणकालीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ और धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव। क्वेश्चन 2, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया, भीमबेटका, लेखकिया, आदमगढ़। तो भारत में जिस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं वो है आपका भीमबेटका। और ये भीमबेटका है कहाँ मित्रों? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका भीमबेटका है। और यहाँ पे जो गुफाओं एवं शिलाश्रयों की संख्या है लगभग 500 है। भीमबेटका के अधिकांश शिलाश्रय में मध्य पाषाणिक संस्कृति के पुरावशेष, किस संस्कृति के? मध्य पाषाणिक संस्कृति के पुरावशेष व चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अभी तक केवल 4 शिलाश्रयों में 3F23, 3F25, 3F29 और 3F30 से निम्न पुरापाषाण काल की एल्यूशन परंपरा के उपकरण मिले हैं। और इसको किसने उत्खनन कराया? सन 1972 में V.S. वाकणकर ने उत्खनन कराया, जिसके परिणाम स्वरूप एल्यूशन उपकरण निचले स्तरों से मिले हैं। क्वेश्चन 3, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटडीजी, कालीबंगन। तो जिस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है आपका, अनुमान लगाइए, मेहरगढ़। और यहाँ के लोग क्या उपजाते थे? गेहूँ और जौ तथा कपास का भी प्रयोग करते थे। मिट्टी के मकानों में रहते थे। क्वेश्चन 4, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय या हाथी। तो वैदिक काल में जिस जानवर को अघन्य माना गया है वो है आपका गाय, न मारने योग्य। गाय को गवष्टि भी कहा गया है। हल के लिए अर शब्द तथा तशर्त करघा के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन 5, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य, माया, लिच्छवी, कोलीय। तो गौतम बुद्ध की मां जिस वंश से संबंधित थी वो है आपका कोलीय। कब जन्म हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे? कपिलवस्तु के समीप लुम्बली वन, आधुनिक रुमनदेही। पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता माया देवी कोली गणराज्य की कन्या थी। पालन पोषण किसने किया? विमाता प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन 6, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जामाली, यशोदा, अड़ोजा, त्रिशला। तो महावीर का प्रथम अनुयायी आपके जामाली बने। कब जन्म हुआ? 599 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। शादी कुंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शना। विवाह जामाली के साथ हुआ और जामाली ही
प्रथम अनुयायी या शिष्य बना और जैन धर्म में प्रथम भेद भी इसी ने उत्पन्न किया। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम, खद्दक या दीघ निकाय? तो जो एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है वह है आपका अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र। क्वेश्चन 8, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध, कनिष्क? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। और विशेष बात, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। मित्रों, मौर्य सम्राट ने ईंट से 128 फुट ऊंचे धम्मेक धर्मराजिक बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है। इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया। सारनाथ का अन्य नाम ऋषिपत्तनम या मृगदाव। क्वेश्चन 9, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? धर्मपाल, देवपाल, रामपाल या गोपाल? तो वह पाल शासक जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया वह है आपका धर्मपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, उसके बाद उनका पुत्र धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में पाल वंश का राजा हुआ। उसके लेखों में परम सौगात कहा गया है, उत्साही बौद्ध था। उसने विक्रमशिला सोमपुरी में पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों विश्वविद्यालय की स्थापना की। राज्यसभा में कौन बौद्ध लेखक था? प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई। धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। उसने भगवान मन नारायण के मंदिर के निर्वाह के लिए 4 ग्राम दान में भी दिए थे। क्वेश्चन 10, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। देख लीजिए, दशावतार मंदिर किससे सुमेल होगा? अपना अनुमान लगाइए। दशावतार मंदिर आपका सुमेल होगा ललितपुर। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया बी। रिंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद। वराह भगवान का मंदिर एटा। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 11, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194 में, कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जिस युद्ध में पराजित किया था वह है आपका चंदावर का युद्ध 1194 में। विजयचंद का पुत्र जयचंद गाहड़वाल वंश का अंतिम शासक था और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जीतने के बाद जयचंद राज्य पर 1194 ईस्वी में आक्रमण किया। चंद्रावर एटा जिला के मैदान में जयचंद की सेना पराजित हुई, जयचंद मारा गया। 12, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह या फिर अकबर? तो जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वो है आपका, अनुमान लगाइए, शेर शाह सूरी ने। और पट्टा और कबूलियत था क्या? देख लीजिए, प्रत्येक किसान को सरकार की ओर से एक पट्टा दिया जाता था जिसमें उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल और दूसरी बातों के अलावा लगान का जिक्र रहता था। तो सरकार की तरफ से दिया गया दस्तावेज पट्टा और जो किसान राज्य को लिखकर देता था वो कबूलियत, जिसके द्वारा वह लगान चुकाने की प्रतिज्ञा करता था।
तो किसान द्वारा दिया गया दस्तावेज कबूलियत कबूल किया और शासक द्वारा दिया गया दस्तावेज पट्टा। क्वेश्चन 13, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी वो है आपका जहांगीर। कुछ विस्तार से, जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 में शाहजादा परवेज के नेतृत्व में विशाल सेना मेवाड़ राज्य के लिए भेजी, किंतु देवार दर्रे के पास हुए युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद जहांगीर ने 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल्ला खां, 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान भेजा। फलस्वरूप 1615 में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक संधि हो गई। राणा अमर सिंह ने इस संधि के परिणाम स्वरूप आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र युवराज करण सिंह को सौंपकर नौचकी नामक एकांत स्थान पर जाकर शेष जीवन व्यतीत किया। जहांगीर ने राणा अमर सिंह एवं उनके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाकर आगरा में अपने राजमहल के उद्यान में रखवाई थी। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, कराची अधिवेशन 1931। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा, वह है कराची अधिवेशन 1931। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अन्य प्रमुख बातें, आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव पारित करना था। दूसरा, इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया और इसी अधिवेशन में भाग लेने जाते समय गांधी जी का विरोध हुआ, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया कि भगत सिंह और उनके साथियों को नहीं बचा पाए। 15, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम में? तो जिया तरंग आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था नागालैंड में। महत्वपूर्ण आंदोलन था, कौन संबद्ध था? जिया तरंग आंदोलन रानी गैडिनलियू ने आरंभ किया था और रानी ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। उग्रवादी राजनीतिक विद्रोह था। अंग्रेजों ने कई बार पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन 1932 में रानी को गिरफ्तार किया गया। 14 वर्ष जेल में व्यतीत करने गए। 1937 में जब जवाहरलाल नेहरू आसाम गए तो वह इनकी गतिविधियों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें नागाओं की रानी कहकर पुकारा। क्वेश्चन 16, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर। तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। किसने किया था? देख लीजिए, सचिन नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह चारे स्थापना कानपुर में। अब ये देख लीजिएगा मित्रों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में अंतर है और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिन चंद नाथ सान्याल ने 1924 में कानपुर में की थी। इसी का नाम बदलकर 10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। क्वेश्चन 17, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता
कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी को जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था वह है सुभाष चंद्र बोस। और कब किया था देख लीजिए। यह नाम उन्होंने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज रेडियो पर बोलते हुए ऐसे दिया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून और सिंगापुर में बनवाया और फौज को पुनर्गठित किया। रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से स्त्री सैनिकों का भी दल था। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने स्वाधीनता भारत सरकार गठित किया था, जिसे जर्मनी, जापान और उनके समर्थकों ने मान्यता प्रदान की थी। क्वेश्चन 18, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? अफगानिस्तान, वर्मा, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका। कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को। कहाँ पर? सन फ्रांसिस्को नगर में। किसने किया? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, तारकनाथ दास द्वारा। संस्थापक लाला हरदयाल को कह सकते हैं, अध्यक्ष सोहन सिंह। पत्रिका निकाला गदर। मुख्यालय का नाम सैन फ्रांसिस्को में। आंदोलन के मुख्यालय का नाम युवांतर आश्रम था। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, खिलाफत, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले अनुमान लगाइए, खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग, उसके बाद सविनय अवज्ञा, अंत में भारत छोड़ो। खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो 1942। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो जिन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, नील, हैवलॉक और लॉरेंस ने। जबकि जॉन निकलसन की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में। देख लीजिए। क्वेश्चन 21, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित, योद्धा। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। वैदिक सभ्यता को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ माना गया है और इस सभ्यता और संस्कृति के निर्माताओं को ऋग्वेद में आर्य कहा गया। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ उच्च कुल का या श्रेष्ठ होता है। क्वेश्चन 22, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव, शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है मित्रों? इनकी पुस्तक का नाम है योग सूत्र। इस दर्शन का क्या मानना है? इस दर्शन का मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति ध्यान और शारीरिक साधना से हो सकती है। इस दर्शन में माया मोह से निवृत्ति के लिए कई प्रकार के आसन तथा प्राणायाम बताए गए हैं। योग दर्शन से प्राचीन काल में शरीर क्रिया, शरीर रचना संबंधी ज्ञान के विकास का पता चलता है। 23, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो मगध के जिस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की
एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वो है अजात शत्रु। कौन सा वंश था? हर्यंक वंश था। अजात शत्रु ने अपने पिता की बिंबिसार की हत्या की और इसका नाम कुणिक भी था। अजात शत्रु के बारे में बोला जाता है इसने 2 नए हथियार का प्रयोग किया, रथमुशल, महाशिला, कंटक। और अजात शत्रु के ही समय में 483 में राजगृह के सप्तपौर्णी गुफा में बौद्धों की प्रथम संगति हुई और यह भी अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया था। नेक्स्ट 24, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून, अर्थशास्त्र या राज्य कार्य पद्धति से। तो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। इसकी रचना कब हुई? इसकी रचना मित्रों हुई शुंग काल में, ईसा पूर्व 2वीं सदी में, और यह सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। रचयिता मनु। 25, हर्ष के दरबार में वेनसोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइशुंग, तुंगकुआन, कुएनबू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हर्ष के दरबार में वेनसोंग को एक दूत के रूप में इनमें से किसी ने नहीं भेजा था। हर्षवर्धन का राज्यकाल 606 से 647 ईस्वी के बीच में। वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसके विवरण सीयूकी कहा जाता है। 16 वर्ष तक यात्रा की, 6 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा भी प्राप्त की। जिस समय वेनसोंग आया उस समय ताई शुंग वंश का चीन में शासन था, लेकिन वह किसी दूत के रूप में नहीं, भिक्षु के रूप में भारत भ्रमण किया। 26, अकबरनामा किसने लिखी? अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल। तो अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल। कितने वर्षों में लिखी गई? तो 7 वर्षों में लिखी गई। कितने जिल्दों में बटी है पुस्तक? 3 जिल्दों में बटी है। कौन सी जिल्द आईने अकबरी है? तो इसकी आखिरी जिल्द आईने अकबरी है। इस पुस्तक में क्या क्या है? अकबरकालीन शासन प्रणाली, मुगल काल के आर्थिक जीवन, हिंदुओं की राजनीति, साहित्य, न्याय प्रणाली, धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालती है। 27, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। तो जिसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। विशेष में देख लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1789 में सर जॉन शोर ने भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके भू पद्धति की रूपरेखा रखी। 22 मार्च 1793 में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी के रूप में स्थापित हुई। तो ये रखा गया 1789 में, स्थापित हुआ 1793 में, और 1 मई 1793 को कॉर्नवालिस कोड का पहला नियम बना, जिसके अंतर्गत कुछ बातें विशेष हैं जो देख लीजिए। जमींदारों को अपने क्षेत्र में जमीनों का स्वामित्व दे दिया गया। जमींदारों से लिए जाने वाला भूमि कर अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया। भूमि कर का 10/11 या 9/10 भाग कंपनी को दिया जाना था। 1/11 भाग जमींदारों को प्राप्त होता था। यदि किसी कारणवश किसी वर्ष जमींदार उक्त कर नहीं दे पाता था तो उसकी जमींदारी समाप्त कर दी जाती थी। पहले यह कहाँ लागू हुआ? सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ। बाद में यूपी के बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में भी लागू हुआ। 28, लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या अस्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले
ने लोक शिक्षा समिति का अध्यक्षता भी किया और उनमें ये बातें थी, देख लीजिए। 1823 में लोक शिक्षा समिति का गठन 3 मुद्दों पर सुझाव के लिए मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। शिक्षा पाश्चात्य हो या प्राच्य, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या देशी हो, उद्देश्य जन शिक्षा हो या नहीं। मैकाले ने फरवरी 1835 में अंग्रेजी भाषा, साहित्य, सामाजिक पाश्चात्य शिक्षा को अंग्रेजी में प्रसारित करने की सिफारिश भी की और यह सिफारिश मार्च 1835 में मान ली गई। विलियम बेंटिक ने उस दृष्टिकोण को मान लिया। फरवरी 1835 में दिया गया, मार्च 1835 में मान लिया गया और 1844 में सरकार के सभी पदों के लिए अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी। तो ये आप वर्ष का विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। अमृतसर घटना, चौरी चौरा घटना, चंपारण, मोपला विद्रोह। तो सबसे पहले आपका आता है चंपारण। कब? 1917 में। अमृतसर घटना 13 अप्रैल 1919, सभी को ज्ञात होगा। मोपला विद्रोह कब? 1921। और चौरी चौरा 5 फरवरी 1922। तो सही उत्तर सी। वर्ष देख लीजिए। क्वेश्चन 30, 14 जून 1947 को दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, स्थान और वर्ष देख लीजिए। क्वेश्चन 31, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। तो जिसने यह कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा, लाला लाजपत राय। और यह कब कहा गया था? साइमन कमीशन के विरोध के प्रदर्शन के दौरान। लाला लाजपत राय की प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए। यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, स्वतंत्रता के लिए भारत की इच्छा, युवा भारत का आह्वान और दुखी भारत। 32, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था नवाब सलीमुल्लाह खां। कब किया गया था? 30 दिसंबर 1906। कहाँ किया गया था? ढाका में। क्यों किया गया था? अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी लाने के उद्देश्य से। किसकी अध्यक्षता में? नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में। लेकिन बाद में 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 33, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल। तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। कब यह हुआ? देख लीजिए। 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। पुनः 1939 में त्रिपुरी के अधिवेशन में चुने गए अध्यक्ष, लेकिन गांधी जी की मतभेद की वजह से उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। 32,
1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय किसान वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। तो 1932 के पूना समझौते के साथ जिसका सीधा संबंध था वो है भारतीय दलित वर्ग। और ये पूना समझौता क्या था देख लीजिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। मदन मोहन मालवीय, MC राजा के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ और 26 सितंबर 1932 के समझौते के तहत विभिन्न प्रांतीय मंडलों में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें? 148 सीटें आरक्षित की गईं। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित की गई। 35 द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो द इंडियन स्ट्रगल लिखी गई आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अन्य पुस्तकों में देख लीजिए विदर इंडिया, भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू, सोवियत एशिया, जवाहरलाल नेहरू, राइज ऑफ द मराठा पावर, महादेव गोविंद रानडे, एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, क्वार्टरली जनरल, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक द्वारा टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, गीता रहस्य, के रामकृष्ण पिल्लई, स्वदेश विमानी, अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, भगत सिंह, वाई आई एम एन एथनिस्ट, WC बनर्जी, इंडियन पॉलिटिक्स। क्वेश्चन 36 देख लीजिए। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता, अरुणा असफ अली। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट। कब? 1917 कलकत्ता में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू। फैजपुर अधिवेशन पहली बार गांव में संपन्न हुआ 1937 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। क्वेश्चन 37 यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवल, A.V. अलेक्जेंडर। तो यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कहा गया सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। क्वेश्चन 38 और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? असहयोग, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो या नील आंदोलन? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन आपका असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। और यह आंदोलन बंद हुआ 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद। 5 फरवरी 1922 को घटना हुई और 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया गया। तो मित्रों ये अंतिम प्रश्न था। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।